Morning students, I am Anish Kumar. Today I am dealing the topic that is induction of labor. Induction of labor. Uh, Induction of labor means initiation of uterus contraction after period of viability by any method, medical, surgical combined for the purpose of vaginal delivery. ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स वजाइनली डिलीवरी करने के लिए जब हम मेडिकल सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं, मतलब ऑक्सीटोसिन वगैरह जो ड्रिप स्टार्ट करते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन आए पेशेंट को और नॉर्मल डिलीवरी हो, तो ये सारे मेथड को हम कहेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर, जिसमें मेडिकल सर्जिकल और कंबाइन तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर है? इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स इनिशिएशन ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर द पीरियड ऑफ वेबिलिटी, मतलब बेबी के फुल डेवलप होने के बाद, बाय एनी मेथड, मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड फॉर द पर्पस ऑफ वजाइनल डिलीवरी। क्लियर? नाउ इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, IOL मीन्स इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेशन है तब हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, मतलब ऑक्सीटोसिन और जो लेबर पेन स्टार्ट करने के लिए जो हम इंडक्शन करते हैं, मेथड यूज़ करते हैं, कौन कौन से इंडिकेशन है उस टाइम पे करेंगे। फर्स्ट, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया है पेशेंट को तो ऐसे कंडीशन में करेंगे। मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक मेलाइटिस, क्रोनिक रिलेट डिजीज़ है, उस टाइम पे करेंगे, लेकिन एक अमाउंट पे ही करते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अकॉर्डिंग डॉक्टर ऑर्डर कम अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। पोस्ट मैच्योरिटी है, ठीक है, मतलब जेस्टेशन एज कंप्लीट हो गया है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और उससे बढ़ गया है लेकिन पेन स्टार्ट नहीं हुआ है वुमन को, तो उस समय हम इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे। एब्रेबिशियो प्लेसेंटा है, ऐसे केस में IUGR है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। RH इम्यूनाइजेशन है, इनकबिलिटी है, PROM प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है, रप्चर्ड हो गया है मेम्ब्रेन और पेन स्टार्ट नहीं हुआ है वुमन को, तो ऐसे कंडीशन में हम करेंगे। फीटस विथ मेजर कंजेनाइटल एनामलीज है, ऐसे कंडीशन में हम करेंगे। इंट्रायूट्राइन डेथ है, बेबी की डेथ हो गई है, तो अपन को नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करने के लिए हम इंडक्शन ऑफ लेबर यूज़ करते हैं। ओलिगोहाइड्रोमियस है, पॉलीहाइड्रोमियस है, अनस्टेबल लाई है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इनटू द लॉन्डिट्यूडनल डाई, ठीक है। अनस्टेबल लाई है जिसके कारण आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है नॉर्मल लेबर, तो ऐसे कंडीशन में हम ये तीनों मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, कंबाइन मेडिकल और सर्जिकल तीनों इंडक्शन ऑफ लेबर। क्लियर है? ये कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, कौन कौन से कंडीशन में हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं, जैसे लाइक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, कॉन्ट्रैक्टेड सिफेलोपेल्विक डिस्प्रमोशन है, तो हम ऑक्सीटोसिन जो ड्रिप भी देते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा केयरफुली लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में नहीं लेना है, ठीक है, ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, एक्सेसिव अगर कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो इट इज़ हार्मफुल फॉर द मदर एंड बेबी ऑल्सो। माल प्रेजेंटेशन है तो ट्रांसफर लाई है, ऑब्लिक है, तो ऐसे कंडीशन में भी अपन को केयरफुली यूज़ करना है। प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है, इससे पहले सीरियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ठीक है, वो भी क्लासिकल है सिजेरियन, ठीक है। जनरली जो LACS होता है तो उसमें कटिंग इंसिजन वो लोअर एब्डोमेन में होता है, लेकिन क्लासिकल में क्या है, अप टू द अम्बिलिकस होता है और लॉन्जिट्यूडनल सीधा होता है। तो अगर इससे पहले ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो ऐसे कंडीशन में भी हम ऑक्सीटोसिन वगैरह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पेन स्टार्ट होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो स्टिचेस टूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वो प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में ही होगा, लोअर सेगमेंट वाले में नहीं होता, ठीक है। यूट्रो प्लेसेंटल फैक्टर्स लाइक अनएक्सप्लेन वजाइनल ब्लीडिंग है, वैसा प्रीविया है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया है, ऐसे कंडीशन में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं। एक्टिव जेनाइटल हब्स इन्फेक्शन है, ठीक है, जेनाइटल इन्फेक्शन है, हार्ट डिजीज़ है वुमन को, पेल्विक ट्यूमर है, सिस्ट है, तो वो बस्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा विथ ऑब्स्टेटिक एंड मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। प्राइमी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है लेकिन 35 के बाद वो कंसीव कर रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो और उनको मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी हम इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, ठीक है।
इज द डेंजर ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं? तो साइकोलॉजिकल सेट हो सकते हैं पेशेंट, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर ड्यू टू द एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल होने के कारण प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस है। इंक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिया ड्यूरिंग द लेबर, एनाल्जेसिया से पेन रिलीफ देना पड़ता है क्योंकि पेन एक्सेसिव हो जाता है, ठीक है, अगर इंडक्शन ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करते हैं तो। इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस, ठीक है, स्टिचेस देने की जरूरत पड़ सकती है, ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को। एंड मॉर्बिडिटी रेट देखिए डिजीज रेट बढ़ जाती है मैटरनल में, क्लियर है। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? डेंजर हाइड्रोजेनिक प्री मेच्योर हो सकता है, ठीक है। हाइपोक्सिया हो सकता है पेशेंट को, डिसऑर्डर्ड यूट्राइन एक्शन एंड प्रोलॉन्ग लेबर, बहुत टाइम तक होने के कारण बेबी को हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है, एंड प्री मेच्योर हो सकता है। तो दीज आर द डेंजर ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। पैरामीटर्स ऑफ असेस द प्रायर टू द इंडक्शन ऑफ लेबर, मतलब कौन कौन से कंडीशन है अपन को ध्यान में रखना है, उसके बाद ही हम इंडक्शन ऑफ लेबर अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। बी श्योर अबाउट द इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। अपन को पहले पेशेंट के बारे में किसके ऊपर कर रहे हैं हम, अपन को श्योर होना है, ठीक है। एक्सक्लूड द कॉन्ट्राइंडिकेशन और जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेशन हम पढ़े हैं, ठीक है, अभी इससे पहले जो मैंने लिस्ट आउट किया, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसमें हम नहीं कर सकते, उस ऐसे केसेस को एक्सक्लूड ही कर देना है, मतलब देना ही नहीं है, ठीक है। एंश्योर फीटल वेलबींग, बेबी का वेलबींग देखना है, फीटल हार्ट साउंड कैसा है, मूवमेंट कैसा है, वो ऑब्जर्व करना है, नॉर्मल है तभी हम कर सकते हैं। जेस्टेशन एज देखना है बेबी का, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वेट, ठीक है, लंग्स मैच्योरिटी, ये सब ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड असिस्ट द बिशॉप स्कोर, स्कोर अबव द 6 इज फेवरेबल, ठीक है। बिशॉप स्कोर, ठीक है, इसमें सर्विक्स डायलिटेशन का पूरे कंडीशन हम चेक करते हैं बिशॉप स्कोर को। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि आप अबगार स्कोर सुने होंगे, जिसमें बेबी का पूरा मूवमेंट चेक करते हैं, ठीक है, और मार्क्स देते हैं। वैसे बिशॉप स्कोर होता है जिसमें हम सर्विक्स डायलिटेशन का कंडीशन देखते हैं, ठीक है, जिसमें सर्विक्स कैसा है, ठीक है, डायलिटेशन कैसा है, कितने में आ रहा है, क्लोज है, 1 to 2 है, 3 to 4 में है, स्पेसमेंट कैसा है, सर्विक्स का डायलिटेशन का कितना फैला हुआ है, लेंथ कितना है, ठीक है, सर्विक्स का कंसिस्टेंसी मतलब सॉफ्टनेस कितना है, एकदम फॉर्म है, मीडियम है, सॉफ्ट है, पोजीशन कैसा है सर्विक्स का, ठीक है, पोस्टीरियर ही है, ठीक है, मीडियल है, एंटीरियर एंटीरियर है, ठीक है, क्योंकि सर्विक्स जैसे डायलेट होता है तो पोजीशन चेंज होते हैं, ठीक है। हेड स्टेशन, ठीक है, स्टेशन बेबी का कौन से 0 स्टेशन में है, +1 में है, +2 में, +3 में है, ठीक है, ये सारे बिशप स्कोर में आते हैं, याद रखना, वाइवा में पूछते हैं। तो टोटल स्कोर 13 का होता है, जिसमें फेवरेबल 6 to 13 तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा अगर सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो रहा है तो, ठीक है। अगर 0 to 5 के अंदर आ रहा है स्कोर, मतलब सर्विक्स अच्छे से डायलेट नहीं है, तो उसके लिए अपन को इंडक्शन ऑफ लेबर करना पड़ता है, क्लियर है। हाँ, ये सर्वाइकल डायलिटेशन इस तरह से चेक करते हैं, वजाइनल एग्जामिनेशन आप लोग हॉस्पिटल में भी देखे भी होंगे पीवी के टाइम पे, ठीक है। अगर जैसे ही पेशेंट आती है पीवी करते हैं, 1 फिंगर इंट्रोड्यूस हो रहा है सर्विक्स में, ओनली 1, तो वो 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन है बोलते हैं सर्विक्स का, ठीक है। अगर 2 फिंगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कई हॉस्पिटल में 2 फिंगर है तो 3 सेंटीमीटर इस तरह से भी बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूटीन है, ठीक है। 2 फिंगर है तो 3.5 सेंटीमीटर, अगर 3 फिंगर इंट्रोड्यूस हो पा रहा है सर्विक्स में तो 5.5 सेंटीमीटर, अगर 4 फिंगर इंट्रोड्यूस हो रहा है, गैप ज़्यादा हो रहा है तो 7.5 सेंटीमीटर, मतलब सर्विक्स डायलेट है, बेबी डिलीवर्ड होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्विक्स डायलेटेशन को प्लॉट करते हैं। Now next is the cervical ripening, ठीक है। Cervical ripening is a series of complex biochemical changes in the cervix which is mediated by the hormones. There is alteration of both cervical collagen and ground substance. Ultimate the cervix become a soft and malleable, ठीक है। जब इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए जरूरी है, हम क्यों करते हैं, सर्विक्स जितना सॉफ्ट होगा उतना डिलीवरी का प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा। तो सर्वाइकल रैपनिंग वही है, हम मेडिसिन वगैरह दे के हम सर्विक्स को सबसे पहला रहता है कि सॉफ्ट करें ताकि डिलीवरी होने में इजी हो, ठीक है, वही चीज़ है सर्वाइकल रैपनिंग मीन्स
सर्विक्स को सॉफ्ट करना है। तो इसके मेथड, इसमें मेडिकल सर्वाइकल रैपनिंग, मेथड ऑफ सर्वाइकल रैपनिंग, तो कौन कौन से मेथड है तब हम सर्विक्स को सॉफ्ट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मेथड एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड रहते हैं। फार्माकोलॉजिकल जिसमें मेडिसिन वगैरह दे के हम पेशेंट के सर्विक्स को सॉफ्टनेस एंड रैपनिंग करते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, डिनोप्रोस्टोल, ठीक है, ये लिक्विड रहता है। ठीक है, वो लिक्विड जेली टाइप का रहता है, जेल टाइप का रहता है, वो सर्विक्स में अप्लाई करते हैं जिससे सर्विक्स सॉफ्ट होता है, लेकिन इट इज़ ए पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन टाइप का आता है। मीजोप्रोस्टोल, ठीक है, भी सर्विक्स डायलेट करने के लिए दिया जाता है। डिनोप्रोस्टोल, ऑक्सीटोसिन आप जानते हैं, ड्रिप मेडिसिन के थ्रू देते हैं। स्टेरॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मीफ्रिस्टोन एंड ओनाप्रिस्टोन, ठीक, टैबलेट्स फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, थोड़े से बड़े साइज का रहता है, सर्विक्स में हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे सर्विक्स डायलेट होते हैं। क्लियर है, ये फार्माकोलॉजिकल मेथड है। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में स्टाफिंग ऑफ मेम्ब्रेन हम मेथड यूज़ करेंगे। एमनियोटोमी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे जिससे पेन स्टार्ट होगा। जिससे एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा, बेबी का हेड डिसेंड डाउन होगा और कॉन्ट्रैक्शन आएगा पेशेंट को और नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट होती है। ठीक है, मैकेनिकल डायलेटर, ऑस्मोटिक डायलेटर, बैलून कैथेटर, ये सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में आते हैं जो कि मैं 1 बाय 1 आगे डील करूँगी। क्लियर है, ये सर्वाइकल रैपनिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, सर्विक्स को सॉफ्ट और डायलेट करने के लिए। डायलेटर आप देख सकते हैं, ये जो लेफ्ट साइड में है वो डायलेटर्स है, अलग अलग साइज का रहता है, वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, और बलून कैथेटर यूज़ करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। जो राइट साइड वाला है आप देख सकते हैं, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। ठीक है, नाउ मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, 3 मेथड जनरली होते हैं, मेडिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, कंबाइंड मेथड। ठीक है, जो कि अभी मैंने रैपनिंग, सर्वाइकल रैपनिंग में बताया, वो सब भी इसी में इंक्लूड है। ठीक, मेडिकल मेथड में प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, सर्विप्रिम बोलते हैं, इंट्रा सर्वाइकल एप्लीकेशन ऑफ डिनोप्रोस्टन 0.5 mg जेल इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द सर्वाइकल रैपनिंग। Repeat 6 hourly for the 3 to 4 doses. If the required, the woman should be 30 minutes following application and monitor for the uterine activity and fetal heart. जब हम देते हैं ये जेल तो अपन को मॉनिटर भी करना है बेबी का और यूट्राइन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं। क्लियर है, मीजोप्रोस्टोल currently used intravaginal and orally, 25 mg transvaginal every 3 hours to 4 doses or orally 50 एवरी 4 आवर। ठीक है, ये अपन हम पेशेंट को देंगे, ओरली भी आता है और वजाइनली भी आता है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर अपन को देना है। कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप, आपको पता है ऑक्सीटोसिन ड्रिप में डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं हम, ड्रिप में हम उसको ऐड करके ही देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। मीफ्रोस्टोन 2 mg वैजाइनली डेली 2 डे रैपनिंग ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, ये मीफ्रो, अगर इससे नहीं होता है प्रोस्टाग्लैंडिन मीफ्रोस्टोन से तो मीफ्रोस्टोन देते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी वैजाइनली हम इंट्रोड्यूस करते हैं उससे कॉन्ट्रैक्शन आता है, वुमन को पेन भी होता है। ठीक है, ये मेडिकल और सर्जिकल मेथड में आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ARM आता है, एंड स्ट्रैपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, what do you mean by artificial rupture of membrane? Artificial rupture of membrane also known as amniotomy, इसको amniotomy भी बोलते हैं। जब amniotic fluid rupture नहीं होता है, जस्ट उनका कंप्लीट हो गया है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो हॉस्पिटल में आ गए हैं डिलीवरी के लिए, लेकिन amniotic fluid rupture नहीं हुआ है, पेन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग आर्टिफिशियल रप्चर करते हैं। ठीक है, खुद से, जिससे बेबी का हेड डिसेंड डाउन होता है और वुमन को पेन स्टार्ट होता है, तो वही होगा आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, एम्नियोटोमी भी कहते हैं। ठीक है, artificial rupture of membrane also known as amniotomy may be performed by the midwife obstetrician to induce or accelerate revert. The membrane may be ruptured using the specialized tool such as the amni hook. They may be ruptured by the proceduralist finger. ठीक है, जो एकदम एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में वही करेंगे, और इसमें जो रप्चर करने की, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एमनी हुक। ठीक है, एमनी हुक अगर नहीं मिलता है हॉस्पिटल में तो कॉचर फॉर्सेप्स से भी जनरली जो सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, वो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन पिक्चर में है। एडवांटेज ऑफ एमनियोटोमी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, हाई सक्सेस रेट है,
इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है। चांसेस ऑफ ऑब्जर्व एमनियोटोमी फ्लूइड फॉर द ब्लड एंड मिकोनियम। ठीक है, इससे मिकोनियम एंड ब्लड आने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, और अगर मिकोनियम पास कर दिया है तो ऐसे में जल्दी डिलीवरी हो जाती है, बेबी सेफ हो जाता है। ठीक है। लिमिटेशन इन क्या क्या लिमिटेशन है एमनियोटोमी के, इस कंडीशन में हम नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट एम्प्लॉय द अनफेवरेबल सर्विक्स, मतलब सर्विक्स बिल्कुल डायलेट नहीं है, है ना, क्लोज है, और हम एमनियोटोमी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2-3 फिंगर डायलेटेशन होना चाहिए सर्विक्स का, तभी हम एमनियोटोमी कर सकते हैं आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। द सर्विक्स शुड बी एटलीस्ट 1 फिंगर डायलेटेड। क्लियर है। इमीडिएट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, इमीडिएट क्या बेनिफिशियल होता है, लोअरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। ठीक है, अगर एक्लेम्शिया है पेशेंट, प्री एक्लेम्शिया है, ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अगर हाई है तो। ठीक है, ये इमीडिएटली इफेक्ट होता है पेशेंट को। रिलीव द मैटरनल डिस्ट्रेस बाय द हाइड्रोमनियस, पॉलीहाइड्रोमनियस है, एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड है, तो अगर हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर रहे हैं तो वुमन को जो डिस्ट्रेस होता है उससे वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होता है, उससे नॉर्मल हो जाती है। रिलीव द टेंशन ऑफ द एब्रेप्शियो प्लेसेंटा एंड इनिशिएशन ऑफ लेबर। ठीक है, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा और वो इससे भी रिलीफ मिलता है, इमीडिएट बेनिफिशियल। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज हैजार्ड ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब क्या साइड इफेक्ट भी हो सकता है इसके कारण। चांसेस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं, अचानक से एमनियोटिक फ्लूइड बस्ट हो जाने के कारण प्रोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। एमनाइटिस इन्फ्लेमेशन, बहुत टाइम तक अगर आर्टिफिशियल हम आरएम हो गया है, एमनियोटोमी हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है पेशेंट को, अदरवाइज इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक्सीडेंटल इंजरी, ठीक है, बेबी के हेड में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। लिक्वर अम्नाई एम्बोलिज्म, लिक्वर अम्नाई एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं, मतलब अगर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन अगर वुमन को आ रहा है तो उनके ब्लड वेसल के थ्रू जो एमनियोटिक फ्लूइड यूट्रस में एंटर होता है, वहाँ से मदर के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। अगर एक्सेसिव फोर्सफुली अगर हो रहा है तो, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऐसे कंडीशन में। क्लियर है। नाउ टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन दो टाइप्स में होता है, लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोस्ट कॉमन है और बेनिफिट रहता है। हाई रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में साइड इफेक्ट हो सकता है। हाई मतलब हेड के बेबी के ऊपर साइड में अगर रप्चर करते हैं, ऊपर साइड से रप्चर करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, तो इससे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं बेबी के हेड को। जबकि लो रप्चर वाले में स्मूथली अचानक से बर्स्ट नहीं होता है, वो स्मूथली एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाते हैं, तो वो बेनिफिट होता है। इसीलिए हम लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को डिटेल से पढ़ेंगे। लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं ये हुक है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर करते हैं, और लोअर साइड में ही करते हैं, अपर साइड में नहीं करते। क्लियर है। हॉस्पिटल में वो हुक तो कई कई हॉस्पिटल में कॉमन नहीं मिलता है, तो कॉचर फॉरसेप्स, ठीक है, इससे भी एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर करते हैं। ठीक है। आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर द फॉलोइंग आर टू बी असेस्ड। जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तो अपन को क्या क्या ऑब्जर्व करना है। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, कैसा कलर है, ठीक है, ग्रीनिश तो नहीं, मिकोनियम पास तो नहीं कर दिया बेबी। स्टेटस ऑफ सर्विक्स ऑब्जर्व करते हैं, सर्विक्स डायलिटेशन अब कैसे आ रहा है, स्टेशन कैसा है हेड का, कौन से स्टेशन में है, स्टेल स्पाइन को टच किया है क्या बेबी का हेड, कि +1 में है, +2 में स्टेशन में है, वो ऑब्जर्व करना है। डिटेक्शन ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं है, कॉर्ड अराउंड द नेक तो नहीं है, ठीक है, वो सारा ऑब्जर्व करना है। फीटल हार्ट रेट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। एंड स्टेराइल वॉल्वल पैड इज प्लेस, ठीक है, रप्चर होने के बाद स्टेराइल जो पैड है वो अप्लाई करना है वुमन के में। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक में भी प्रिस्क्राइब, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं अब, तो एंटीबायोटिक पेशेंट को देना है। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ रप्चर होने के बाद अपन को। नाउ लास्ट इज स्टेपिंग द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एक मेथड होता है इंडक्शन ऑफ लेबर में। स्टेपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, sometime called membrane sweeping, it is a method used to strike the start labor
and helps provide the put her and his finger into the cervix, the mouth of the uterus, and use the finger to gently separate the bag of water from the side of the uterus and near the cervix. ठीक है, स्ट्रैपिंग द मेम्ब्रेन, ये वही मेथड है जनरली आप लोग लेबर रूम में देखे होंगे, ठीक है, जिसमें इंडेक्स फिंगर इंट्रोड्यूस करके क्या करते हैं, जो एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन रहता है उसको हल्का सा वो क्या जो रहती हैं ऑब्स्टेट्रिशियन या नर्स रहती हैं, वो क्या करते हैं, पुल करती हैं, जिससे वो बर्स्ट हो जाता है और बर्स्ट हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, और धीरे से पूरे एमनियोटिक फ्लूइड आ जाते हैं, सर्विक्स फिर डायलेट होने लगता है। वही चीज़ है स्ट्रैपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर है? स्ट्रैपिंग ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स डिजिटल सेपरेशन ऑफ कोरियोनी एमनियोटिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द वॉल ऑफ द सर्विक्स इज लोअर यूट्राइन सेगमेंट। क्लियर है? सकते हैं स्ट्रैपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें अगर एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर नहीं होता है उस कंडीशन में ही हम करेंगे, फिंगर इंडेक्स इंट्रोड्यूस करके जो मेम्ब्रेन है उसको हल्का सा आगे तरफ पुल करते हैं तो वो अपने आप रप्चर हो जाता है, ठीक है। जैसे रप्चर होगा सर्विक्स डायलेटेशन होता है, बेबी का हेड डिसेंड डाउन होता है, मदर को कॉन्ट्रैक्शन आता है, फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। क्लियर है? नाउ लास्ट मेथड है कंबाइन मेथड, जो कि जनरली दोनों मेथड कंबाइन मेथड को कॉमनली यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। कंबाइन मेथड मतलब द combined medical and surgical method are commonly used increase the efficiency of induction by reduce the induction of delivery intervals, ठीक है। टाइम सेव करने के लिए और कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए हम जनरली कंबाइंड मेथड दोनों मेडिकल और सर्जिकल दोनों यूज़ करते हैं। कंबाइंड मेथड के लिए सबसे पहले लेकिन हम सर्विक्स का कंडीशन देखते हैं, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। फेवरेबल मतलब सर्विक्स डायलिटेशन है, 2-3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर भी है, तो एमनियोटॉमी विथ ऑक्सीटोसिन ड्रिप देके हम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और नॉर्मल लेबर हो जाता है। इफ अनफेवरेबल है सर्विक्स मतलब डायलिटेशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्लोज द सर्विक्स, ऐसे कंडीशन में वजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन विथ ऑक्सीटोसिन, वजाइनल प्रोस्टाग्लैंडिन जो जेल है वो देते हैं ताकि सर्विक्स सॉफ्ट हो और वो डायलेट हो, और प्लस ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिससे कॉन्ट्रैक्शन भी आ, बेबी का हेड नीचे डाउन हो, ठीक है। या सर्वाइकल रैपनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एमनियोटॉमी विथ ऑक्सीटोसिन दोनों कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑक्सीटोसिन ड्रिप दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कंबाइंड मेथड में क्लियर है। so this topic induction of labor is over. If you have any doubt you can ask me. Thank you.